नमस्कार। द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर है बहुत टेढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई काम देखने में पूरी तरह से क्राइम लगे, लेकिन कानून की नजर में वो क्राइम हो ही नहीं? बिल्कुल हो सकता है। और यही आप देखिए, भारतीय कानून की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। हमारी इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में कुछ जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ये वो सेफ्टी वाल्व्स हैं जो कहते हैं कि हर एक्शन को उसके पीछे के इरादे इंटेंशन से देखा जाना चाहिए। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है, ये समझना कि वो कौन सी स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां कानून कहता है हाँ, ये काम हुआ तो है पर हम इसे सजा नहीं देंगे। जैसे अगर कोई पुलिस वाला गलती से किसी बेगुनाह को पकड़ ले तो क्या होगा, या अगर किसी की जान बचाने के लिए कोई छोटा मोटा कानून तोड़ना पड़े। चलिए इन उलझे हुए सवालों को सुलझाते हैं। हाँ, और समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर बात करेंगे। जैसे गलती से हुआ काम, सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम, या फिर मजबूरी में किया गया काम। ये सब वो हालात हैं जहां कानून क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ पर ध्यान देता है। बढ़िया। तो सबसे पहले और शायद सबसे कॉमन एक्सेप्शन से शुरू करते हैं। एक सीधी सादी गलती। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर को एक वारंट मिलता है राहुल शर्मा को गिरफ्तार करने का। वो पूरी ईमानदारी से एक घर में जाकर राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लेता है। बाद में पता चलता है कि ये तो गलत राहुल शर्मा है, असली मुजरिम तो पड़ोस वाले मोहल्ले में रहता था। अब उस पुलिस वाले का क्या होगा? उसने तो एक बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें सीधे उस फर्क पर ले आता है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बीच में है। आपके उदाहरण में पुलिस ऑफिसर को कानून पूरी तरह से बचाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उससे तथ्य की भूल हुई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वो अच्छे इरादे से गुड फेथ में अपना काम कर रहा था और उसे पक्का यकीन था कि वही सही आदमी है। अगर आपकी नीयत सही है पर आपसे फैक्ट्स को समझने में गलती हो गई तो कानून आपको रियायत दे सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही एक असली मामला था, खोरा घासी केस। उसमें एक आदमी ने रात के अंधेरे में तीर चलाया। उसे लगा कि उसके खेत में कोई भालू या जंगली जानवर घुस आया है जो फसल खराब कर रहा है, लेकिन तीर जाकर एक इंसान को लग गया। जब केस अदालत में गया तो कोर्ट ने कहा कि ये तथ्य की भूल है। उस आदमी का इरादा किसी इंसान को मारने का था ही नहीं। उसे लगा वो जानवर पर हमला कर रहा है, इसलिए उसे बचा लिया गया। ये तो समझ आया। पर कानून की भूल या मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? अगर कोई कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा करना इलीगल है। यहाँ कानून बिल्कुल सख्त है। एक बहुत पुराना लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया यूरिस नॉन एक्सक्यूसाट, जिसका मतलब है कानून न जानना कोई बहाना नहीं है। आप देश में रहते हैं तो कानून ये मानकर चलता है कि आपको देश के कानून पता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि रेड लाइट तोड़ना जुर्म है, इसलिए मेरा चालान मत काटो। ये दलील कभी काम नहीं करेगी। तो एक आम इंसान या पुलिस वाला अगर अनजाने में कोई तथ्यात्मक गलती करे तो कानून उसे बचा सकता है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यही प्रोटेक्शन उस जज को भी मिलता है जिसने शायद वो आदेश दिया था? क्या एक जज अपने ही फैसले में गलती कर सकता है? और अगर हाँ, तो उसका क्या होगा? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है और कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। आईपीसी का सेक्शन 77 जजों को एक तरह की इम्यूनिटी देता है। अगर कोई जज अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में अच्छे इरादे से कोई फैसला सुनाता है तो उस फैसले के नतीजे के लिए उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका मकसद न्यायपालिका को बिना किसी डर या दबाव के काम करने की आज़ादी देना है। एक मिनट, तो जज पूरी तरह सुरक्षित है, भले ही उसका फैसला बाद में गलत साबित हो जाए। लेकिन उस बेचारे पुलिस वाले का क्या, जो बस उस आदेश को फॉलो कर रहा है? अगर उसे कहीं ना कहीं लगे कि कोर्ट का आदेश शायद सही नहीं है, तब भी क्या वो सेफ है? ये तो एक मुश्किल सिचुएशन है। कानून इस मुश्किल को भी समझता है। सेक्शन 78 उसी पुलिस वाले या अधिकारी को बचाता है। नियम यह है कि अगर आप कोर्ट के किसी आदेश या वारंट पर काम कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। यहाँ तक कि अगर बाद में ये पता चले कि उस कोर्ट के पास वो आदेश देने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तब भी आप सेफ हैं, बशर्ते आपने गुड फेथ में काम किया हो। आपको बस ये यकीन होना चाहिए था कि आदेश देने वाली अथॉरिटी के पास पावर है। ठीक है, सिस्टम में हर लेवल पर गुड फेथ में काम करने वालों के लिए एक सेफ्टी नेट बनाया गया है। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस पर आते हैं जो शायद किसी के भी साथ हो सकती हैं, एक्सीडेंट और नेसेसिटी, यानी दुर्घटना और मजबूरी। पहले एक्सीडेंट की बात करते हैं।
मान लीजिए कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन ने शॉट मारा और बॉल बाउंड्री के बाहर जाकर सड़क पर किसी को लग गई और उसे चोट आ गई। क्या बैट्समैन पर केस होगा? ये एक्सीडेंट का एक क्लासिक केस है जिसे सेक्शन 80 में बताया गया है। कानून कहता है कि अगर कोई लीगल काम पूरी सावधानी से बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया जा रहा हो और उस दौरान कुछ अनहोनी हो जाए तो वो अपराध नहीं है। क्रिकेट खेलने वाले उदाहरण में अगर वो लोग एक पार्क जैसी सही जगह पर खेल रहे थे और बैट्समैन का इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, तो इसे महज एक दुर्घटना माना जाएगा और उसे सजा नहीं होगी। ये तो हुआ एक्सीडेंट जो अनजाने में होता है, पर नेसेसिटी या मजबूरी का सिद्धांत इससे कैसे अलग है? नेसेसिटी का सिद्धांत जो सेक्शन 81 में है, बहुत फैसिनेटिंग है। ये तब लागू होता है जब आप एक बड़ा नुकसान रोकने के लिए जानबूझकर एक छोटा नुकसान करते हैं। यहाँ काम अनजाने में नहीं हो रहा, पर इरादा नेक है। ये तो फिल्मों में बहुत होता है, हीरो को किसी को बचाने के लिए गाड़ी चुरानी पड़ती है, तो टेक्निकली वो चोरी कर रहा है, पर धारा 81 उसे बचा लेगी क्योंकि एक जान बचाना गाड़ी चुराने से कहीं ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल सही पकड़ा। या मान लीजिए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता देने के लिए आप किसी का ठेला हटाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं, जिससे ठेले को नुकसान होता है। आपने ये जानबूझकर किया, पर एक बड़ी तबाही रोकने के लिए। कानून इसे अपराध नहीं मानेगा। मशहूर अंग्रेजी केस क्वीन बनाम डडली एंड स्टीफेंस में इसी सिद्धांत पर बहुत गहरी बहस हुई थी, जहां कुछ लोग समंदर में फंस गए थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने एक साथी को मार के खा लिया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया, पर इस केस ने नेसेसिटी की सीमाओं पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। ये वाकई में एक नैतिक दुविधा वाली स्थिति है। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो फिल्मों और कहानियों का पसंदीदा है, पागलपन का बचाव यानी इंसैनिटी डिफेंस। कानूनी तौर पर पागलपन का क्या मतलब है? क्या हर तरह की मेंटल इलनेस एक लीगल डिफेंस बन सकती है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि कानून मेडिकल पागलपन और लीगल पागलपन में एक मोटी दीवार खड़ी करता है। किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी है तो ये मेडिकल नजरिए से एक बीमारी है, पर ये कानूनी बचाव का आधार नहीं बन सकता। सेक्शन 84 के तहत लीगल पागलपन साबित करने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। और वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली, ये साबित करना होगा कि अपराध करते वक्त व्यक्ति वाकई दिमागी तौर पर अनसाउंड माइंड का था। दूसरी, उस दिमागी हालत की वजह से वो ये समझने में नाकाम था कि वो क्या कर रहा है, यानी नेचर ऑफ द एक्ट। और तीसरी, अगर वो ये समझ भी रहा था तो वो ये समझने में नाकाम था कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है। अच्छा, तो कानून यहाँ मेडिकल और लीगल पागलपन में एक मोटी दीवार खड़ी कर देता है। सिर्फ बीमार होना काफी नहीं है, आपको ये साबित करना होगा कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। बिल्कुल। और अदालतें यहाँ एक 19वीं सदी के पुराने अंग्रेजी नियम मैकनाटन रूल का इस्तेमाल करती हैं। ये जानना दिलचस्प है कि हम आज भी इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका निचोड़ ये है कि कानून के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि आपको कौन सी दिमागी बीमारी है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि क्या उस बीमारी की वजह से आप सही और गलत में फर्क करने की अपनी क्षमता खो चुके थे। दहियाबाई छगनबाई ठक्कर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ चिड़चिड़ापन या सनकीपन काफी नहीं है। आपको ये साबित करना होगा कि आरोपी की कॉग्निटिव फैकल्टीज यानी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब उस अधिकार पे आते हैं जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, निजी रक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अपनी या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है, ये लाइन कहां पर खत्म होती है? निजी रक्षा का अधिकार, जो सेक्शन 96 से 106 तक फैला है, कानून की नज़र में एक बुनियादी अधिकार है। इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि कानून हर जगह हर समय आपकी रक्षा के लिए मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए वो आपको अपनी रक्षा खुद करने का अधिकार देता है। लेकिन ये अधिकार बदला लेने के लिए नहीं है, ये बचाव के लिए है। ये पनिशेबल नहीं, प्रिवेंटिव है। आजकल के हिसाब से देखें तो मान लीजिए रात में कोई आपके घर में घुस आता है, आप कितना फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप उस पर हमला कर सकते हैं? और कहां पर आत्मरक्षा बदला लेने में बदल जाती है? ये लाइन बहुत धुंधली हो सकती है। कानून इस लाइन को बनाने की कोशिश करता है। आपको ये अधिकार अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए मिलता है,
और सिर्फ अपनी ही नहीं, किसी दूसरे इंसान की बॉडी या प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्शन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में कोर्ट ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी कि ये आत्मरक्षा का अधिकार है, हमला करने या बदला लेने का लाइसेंस नहीं। तो क्या जान लेना भी जायज हो सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ बेहद गंभीर परिस्थितियों में। सेक्शन 100 बताता है कि अपनी बॉडी की रक्षा करते हुए आप अटैकर की जान कब ले सकते हैं। जैसे अगर आपको लगे कि हमले में आपकी जान जा सकती है, या रेप या किडनैपिंग जैसी कोशिश हो रही है, या एसिड अटैक का खतरा है। वहीं प्रॉपर्टी की रक्षा में जान लेने का अधिकार और भी सीमित है। ये सिर्फ डकैती, रात में घर में सेंधमारी या आगजनी जैसे मामलों में ही लागू होता है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं? ये जानना सबसे जरूरी है। दूसरी, ये अधिकार तब खत्म हो जाता है जब आपके पास पुलिस या अथॉरिटीज से मदद लेने का वक्त और मौका हो। अगर हमलावर भाग रहा है तो आप उसका पीछा करके उसे नहीं मार सकते, क्योंकि आप खतरा टल चुका है। और तीसरी, ये अधिकार पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ नहीं मिलता जो लीगल तरीके से अपना काम कर रहे हों। ये संतुलन बहुत जरूरी है। चलिए अब आखिरी 2 एक्सेप्शंस पर चलते हैं। सहमति, कंसेंट, और मजबूरी, कंपल्शन। सहमति को लेकर मेरा एक सवाल है। मान लीजिए 2 बॉक्सर रिंग में लड़ रहे हैं। वो एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सहमति देते हैं। अगर एक को ज्यादा चोट लग जाए तो क्या दूसरा बॉक्सर अपराधी माना जाएगा? नहीं, ये सहमति का एक अच्छा उदाहरण है। सेक्शन 87 कहता है कि अगर 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम के लिए सहमति देता है जिसमें नुकसान का रिस्क है और वो काम जान लेने या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं किया जा रहा, तो उस नुकसान के लिए केस नहीं बनेगा। बॉक्सिंग, फुटबॉल, ये सब इसी में आते हैं। लेकिन एक वैध सहमति के लिए कुछ शर्तें हैं। वो फ्री होनी चाहिए, डरा धमका कर न ली गई हो और किसी धोखे में रखकर न ली गई हो। पर इसकी भी कोई सीमा होगी? बिल्कुल। सबसे बड़ी सीमा ये है कि आप किसी को अपनी जान लेने की सहमति नहीं दे सकते। अगर ए बी से कहता है कि मुझे गोली मार दो और बी ऐसा कर देता है, तो बी हत्या का दोषी होगा। कंसेंट यहाँ कोई डिफेंस नहीं है। ठीक है। और आखिरी अपवाद, मजबूरी या दबाव यानी डुरेस। इसका एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी की कनपटी पर बंदूक रखकर उससे तिजोरी का ताला खुलवाया जाए तो क्या उसे चोरी में मदद का अपराधी माना जाएगा? ये स्थिति सेक्शन 94 के अंदर आती है। कानून इस तरह के एक्सट्रीम प्रेशर को समझता है। ये बचाव तब मिलता है जब कोई अपराध हत्या को छोड़कर तत्काल मृत्यु के खतरे के तहत किया गया हो। आपके उदाहरण में उस व्यक्ति को सुरक्षा मिल जाएगी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा बट है। ये बचाव हत्या और देश के खिलाफ ऐसे अपराधों पर लागू नहीं होता जिनकी सजा मौत है। कानून कहता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे बेगुनाह की जान नहीं ले सकते। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकाले तो ये लगता है कि भारतीय कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि क्यों हुआ। क्रिमिनल इंटेंशन यानी मेंस रिया का न होना एक बहुत बड़ा डिफेंस है। हमने देखा कि तथ्य की भूल और कानून की भूल में जमीन आसमान का अंतर है। प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कितना जरूरी है, पर उसकी सीमाएं भी उतनी ही सख्त है। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कानून कठोर होने के साथ साथ ह्यूमैन भी है। वो मानवीय परिस्थितियों, गलतियों, इरादों और मजबूरियों को अपनी प्रोसेस में जगह देता है। ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि इंसाफ के सिद्धांतों पर बना एक ढांचा है। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला, पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज हमने उन सिचुएशंस पर बात की जहां कानून किसी काम को अपराध नहीं मानता, लेकिन ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। कानूनी तौर पर माफ किए गए काम और नैतिक रूप से सही काम के बीच की रेखा कहाँ है? क्या जो कुछ कानूनी तौर पर जायज है वो हमेशा नैतिक रूप से भी सही होता है? कानून एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन समाज इन्हीं कामों को अदालत के बाहर कैसे जज करता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।